हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सबके सामने फिर से रिदा सिद्दीकी। जैसा कि हमने कल ही बात की थी अपने नए पेपर के बारे में। हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। कल हमने 1.1 कवर किया था। आज हम बात करते हैं 1.2 की। तो 1.2 क्या है, हम पहले इसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं टॉपिक का नाम, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अर्ली सिम्टम्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ एंड रिस्क फैक्टर्स। इसका मतलब विकासात्मक अक्षमताओं और जोखिम उठाने, जो क्या है, उन्होंने मालूम कि प्रारंभिक लक्षण विकासात्मक अक्षमता के और उनके क्या क्या जोखिम उठाने वाले कारक हैं, कौन कौन से रिस्क हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। तो हमने ये बात की अपने इस टॉपिक की कि आज हमारा टॉपिक का नाम ये है। आगे हम देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ है विकासात्मक। हम पहले जानते हैं, हमने कल भी एक चीज़ रिपीट की, विकासात्मक अक्षमता होती क्या है। तो आज फिर यहाँ पे जो हम टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं कल के आज वाला, तो वो भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली मैं बताऊँ आपको थोड़ा कि विकासात्मक अक्षमता क्या है। तो विकासात्मक अक्षमता में संज्ञानात्मक और शारीरिक दुर्बलता के परिणाम स्वरूप होने वाली स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। देन कल भी हमने एक चीज़ डिस्कस की, जो हमारी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, जो हमारी शारीरिक अवस्था या विकलांगता या दिव्यांगता है, वो हमारे किसी भी लेवल पे हो सकती है, चाहे वो हमारा फिजिकल हो या फिर मेंटली हो। तो ये क्या है, स्थितियाँ जो हैं, जो हमारा होने वाली स्थितियाँ हैं, वो एक क्या है, विस्तृत श्रृंखला है, एक बहुत बड़ी क्या है, ये आपस में कनेक्शन होता है। इसे शीघ्र ही पहचाना जा सकता है। अगर किसी को कोई समस्या है इस तरह की, तो क्या है, वो व्यक्ति के साथ जीवन पर्यटन रहती है। बट क्या है, अगर हम इसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लें, इसको हम शीघ्र इसकी पहचान की जा सकती है और वह व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। यहाँ सीधी बात आई, इन अक्षमताओं में बौद्धिक अक्षमता, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, भाषा विकार आदि शामिल है। कल हमने ये सब पढ़ा था डीपली कि कौन कौन से विकासात्मक अक्षमताएं होती हैं। तो यहाँ पे फिर एक छोटे से एग्जांपल के साथ इन्होंने लिख दिया है, बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, भाषा विकार मतलब लैंग्वेज डिसऑर्डर आदि, जो हमारी इस तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, वो सब हमारी क्या है, विकलांगता है, वो हमारी विकासात्मक अक्षमताएं हैं। ये हमारी क्या है, इन्होंने बात की कि जीवन पर्यटन व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति के जीवन को क्या है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इन डिसेबिलिटीज़ के साथ। लेकिन क्या है, जिसकी अगर हम इसकी जो पहचान है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम शीघ्र कर सकते हैं। अगर हम किसी भी समस्या की पहचान शीघ्र कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, व्यक्ति को जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस या उसको हम बेहतर बना सकते हैं। आगे देखें क्या बात करते हैं। आगे टॉपिक क्या है कि हम बात की थी अर्ली सिम्टम्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज एंड रिस्क फैक्टर्स। और क्या है अर्ली सिम्टम, मतलब कि शीघ्र लक्षण ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के ऐसे लक्षण जो शुरुआती दिनों में दिखाई देते हैं या जिनको पहचाना जा सकता है। कौन से डिसेबिलिटीज़ के दौरान, जो हमारी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है। एक एक करके हम जानते हैं क्या क्या होता है। ये हमें यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है, विकासात्मक क्षमता के शुरुआती लक्षण में निम्नलिखित लक्षण शामिल होते हैं। जो हमारे विकासात्मक क्षमता में जो उनके अर्ली सिम्टम्स हैं, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, वो यहाँ पर उनकी एक छोटी सी लिस्ट दे रखी है। वो एक लिस्ट को हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लिखा है हमारा, निश्चित आयु तक गर्दन का ना ठहरना। हम सभी जानते हैं जो एक डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट एक प्रोसेस के थ्रू होता है ना। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है कि गर्दन बच्चे की कितने वीक्स में ठहरती है, वो कौन सी कितनी एज में बच्चा बैठता है, कितने में खड़ा होता है, कितने में चलता है। हर एक काम अपना एक प्रोसेस के थ्रू होता है, जो एक एज के वाइज डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ बात कर रखी है निश्चित आयु तक गर्दन का ना ठहरना। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे की गर्दन ठहरती है, तो एक निश्चित आयु तक गर्दन बच्चे की क्या होती है, संभलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब बच्चा एक न्यू बॉर्न बच्चा बॉर्न होता है, तो उसमें क्या होता है, वो अपनी गर्दन को खुद से स्वयं से नहीं संभाल पाता है। जब वो स्वयं से नहीं संभाल पाता तो क्या है, तो उसकी जब गर्दन हम देखते हैं कि हम एक छोटे 6 महीने के बच्चे की देखें, है ना, और एक जो न्यू बॉर्न बेबी है, दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि वो उनमें चलो एज में भी डिफरेंट है, बट इनका एक पर्टिकुलर एज का क्राइटेरिया होता है कि 6 हफ्तों में या 8 हफ्तों में बच्चा क्या करता है, अपनी गर्दन को संभालना शुरू कर देता है। उसके बाद हम बात करें बैठना, खड़े होना तथा चलने में देरी। यहाँ बात कर रखी है डेवलपमेंट जो हो रहा है बच्चे का, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो लेट हो रहा है। जैसे अभी हमने ऊपर बात करी कि नेक कंट्रोलिंग, गर्दन को संभालना, क्या हुआ, वो एक जो बच्चे की स्पेसिफिक आयु है, एक सामान्य बच्चा जिस एज में काम को कर लेता है, वो बच्चा जो हमारा स्पेशल बच्चा है, वो
काम को एक स्पेसिफिक डेट में, जो एक सामान्य बच्चे की तरह उस एज में उसका नहीं हो रहा है। जैसे चलना, हम लोग सभी जानते हैं कि बैठना होता है, फिर है ना चढ़ना होता है, बच्चे का रेंगना होता है, गुडली चलना होता है, उसका खड़े होना होता है, उसका चलना होता है। जो प्रोसेस है अपने एज वाइज और लिमिटेड टाइम पर होते हैं। अब हम ये चीज़ देखेंगे, जो सामान्य व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो एक स्पेसिफिक टाइम में होता है। उस सामान्य व्यक्ति के बच्चे की तुलना की जाए तो एक जो हमारा स्पेशल बच्चा है, जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से गिर से चल रहा है, तो क्या है, वो उसका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा डिले हो रहा है, देरी से हो रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखें इसे, कि एक एग्जाम्पल के एक बच्चा बैठना 7 से 8 महीने में सीख रहा है, जो एक सामान्य बच्चा है। लेकिन जब मैं बात करूं जो बच्चे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, वो लोगों का बैठना कौन सी एज में हो रहा है, भाई 12 महीने का बच्चा हो गया, 13 महीने का बच्चा हो गया, जो इस कंडीशन में जो आगे चल के डिले, यहाँ हमने बात की ना, डिले डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का हर एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में। नेक्स्ट बात करें, वाक तथा भाषा संबंधी कौशलों को देरी से सीखना। देरी मतलब डिले चल रहा है, हर एक बात के यहाँ पे हर एक कौशल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर में हो, यहाँ पे बात करी वाक या उसकी भाषा, जो उसे बोलने संबंधी उसकी वाणी में क्या है, जो उसका बोलना चालना। हम लोग देखते हैं कि एक वर्ड्स बच्चे ने कौन सी एज में बोलना शुरू किया, 2 वर्ड्स, कौन सा 1 सेंटेंस, इस तरह की चीज़ें एज वाइज डिफाइन करी जाती हैं कि कौन सी एज में बच्चा कौन सा स्किल सीखता है। तो यहाँ बात कर रखी है कि जो बच्चा जो उसके भाषा संबंधी जो कौशल हैं वो भी, उसका भी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, देरी से हो रहा है। तथा संप्रेषण में कठिनाई, अगर उसका डेवलपमेंट हो गया तो बच्चे को क्या है कि कन्वर्सेशन हम लोग करते हैं आपस में, एक दूसरे के थ्रू अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, सॉरी स्किल्स हैं, वो भी क्या है, बच्चा वो भी थोड़ी देर से करता है, या उससे कोई ना कुछ समस्या उसमें देखने को मिलती है। आगे देखें क्या बात करते हैं, यहाँ बात कर रखी है संज्ञानात्मक कौशलों में कमी, जैसे ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम कॉग्निटिव स्किल, जो हमारे मेंटली डेवलपमेंट के थ्रू किए जाते हैं ना, जैसे हम लोग किसी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, ये सब इस तरह के जो स्किल्स हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो हमारे, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे संज्ञानात्मक कौशल कॉग्निटिव स्किल्स कहलाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ कोई बच्चे को क्या है, सोचना, समझना, याद रखना, क्या है, चीज़ों को याद रखना, अपने माइंड में बनाए रखना लंबे टाइम तक, इस सब तरह के एक्टिविटीज़ को करने में बच्चे को समस्या होती है। उसके बाद बात करें, सामाजिक व्यवहार के नियमों को समझने में कठिनाई होती है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग अभी जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वहाँ रहने के कुछ रूल्स होते हैं। तो क्या है, हमें मालूम होता है अगर हमें किस तरह से लोगों से मिलना है, किस तरह से उन्हें ग्रीट करना है, कब सॉरी बोलना है, कब थैंक यू बोलना है, कब गुड मॉर्निंग बोलना है। इस तरह की जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो अगर इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो डेवलपमेंटल जिनका डिले है, वो क्या है, जो हमारे समाज के व्यवहार के नियम है, क्या है, वो उनको नहीं समझ पाते, या वो समाज के अकॉर्डिंग क्या है, उनको फुलफिल नहीं कर पाते। नेक्स्ट बात करूँ, समस्या का समाधान करने में कठिनाई। हमने ऊपर अभी बात की थी 4th नंबर पे संज्ञानात्मक कौशल। तो हमने बात की समस्या का समाधान करने में भी इन बच्चों को क्या हो रही है, समस्या हो रही है। समस्या का समाधान करने से हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे सामने भाई कोई हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई समझना, या फिर हमारी एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आई हुई, तो क्या है, उसको हम ईजिली क्या है, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करूँ 7, देखकर सीखने में कठिनाई होती है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम दूसरों के द्वारा करते हुए देखते हैं एक बार या फिर कुछ बार, मल्टीपल बार, उन्हें क्या करते हैं, हम खुद ब खुद सीख जाते हैं। बट जो हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ को नहीं सीख पाते हैं जो दूसरों के द्वारा देख कर सीखी जाती है। देन आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हाँ, कि हमारे कौन कौन से सिम्टम्स हैं अर्ली। ओके, नेक्स्ट बात करें, वातावरण में समायोजन करने में कठिनाई। जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन करने में क्या होती है, बच्चों को समस्याएं होती है, किस तरह से समायोजित होना है हमें। उसके बाद व्यवहार में समस्या प्रदर्शित होने लगती है। जिस तरह से हम लोग अपना बिहेवियर, हमारा जो व्यवहार है वो प्रदर्शित करते हैं, वो उस व्यवहार में समस्या होने को दिखने लगती है। कभी क्या है कि छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, दरवाजे पटकना, अपने पैर ज़मीन में पटकना, रोना धोना, फर्श से चिल्लाना। हम लोग देखते हैं कि जो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं कि भाई किसी को गुस्सा आ रहा है, चलो वो नॉर्मल चीज़ है, बट इतना हाइपर, इतना टेम्पर उसका हाई हो जाता है कि वो चीज़ एक नॉर्मल नहीं होती। ठीक है, दूसरों को मारना, स्वयं को मारना, गुस्से में कोई चीज़ें फोड़ना, इस तरह का जो बिहेवियर है बच्चे के अंदर दिखाई देने लगता है। ठीक है,
इसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है नेक्स्ट हेडिंग, रिस्क फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, के जोखिम उठाने वाले जो कारण है, जो उसके गंभीर कारण है जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के, वो कौन कौन से हो सकते हैं। हम बात करें यहाँ है निश्चित समय से पूर्व बच्चे का जन्म होना। हम सभी जानते हैं कि जो एक प्रेगनेंसी का एक पूरा प्रोसेस होता है वो 9 मंथ का प्रोसेस होता है। अगर बच्चे की बाई चांस किसी कारण से क्या है डिलीवरी, जो बच्चे का जो पैदा होना है वो समय से पूर्व 9 महीने से पहले हो गया है, कभी 7 मंथ में, कभी 8 मंथ में, है ना, इस तरह से होता है, तो बच्चे क्या है उस तरह की डिलीवरी को हम प्री मैच्योर डिलीवरी बोलते हैं। जब बच्चे का जन्म प्री मैच्योर हुआ है तो बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ समस्या उसमें टाइम भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें पैदाइश के समय बच्चे का वजन कम होना। हम सभी जानते हैं जिस टाइम बच्चा बॉर्न होता है उसका कलर, उसका वेट, उसका हाइट, उसकी सब चीज़ें क्या होती हैं, सब चीज़ें नापी जाती हैं, देखी जाती हैं। अगर बच्चे का जो कुछ स्पेसिफाइड वेट होता है कि बच्चा जिस टाइम बॉर्न होता है उसका इतना वजन होना चाहिए, अगर उनका जो क्राइटेरिया है उससे कम बच्चे का वजन है तो क्या है ये भी हमारा रिस्क फैक्टर होता है। नशा युक्त पदार्थों का सेवन करना। नशा युक्त पदार्थों का सेवन करने से यहाँ हम देखेंगे जो भी गर्भवती माता है, यहाँ उसके बारे में बात चल रही है। जो भी कंसीव कर रखा है जिस लेडी ने, अगर वो इस कंडीशन में क्या है कुछ ड्रग्स वगैरह लेती है या फिर कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करती है या फिर उसे किसी तरह की दवाइयाँ लेने की आदत है, कुछ सर में दर्द है, बिना विदाउट किसी डॉक्टर के कंसल्ट के क्या कर रही है, वो सिर की दवाई ले रही है, वो अपने बुखार की दवाई ले रही है, इस तरह की जो दवाइयाँ लेती है ना उस टाइम कंडीशन में वो उस लेडी को नहीं लेनी चाहिए, वरना क्या है ये भी एक हमारा रिस्क फैक्टर बन जाता है बच्चे के डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होने का। आगे बात करें, ये लिखा है पोषाहार का सेवन करना। हम सभी जानते हैं जिस टाइम पे एक लेडी कंसीव करती है, जब वो कंसीव कर रही है तो उसकी कंडीशन जो होती है थोड़ी क्रिटिकल होती है, तो उस क्रिटिकल कंडीशन में क्या है उसको अच्छे से अच्छा भोजन देना, जिसमें सारे आहार जो हमारे पोषण हैं सब उस तरह का भोजन में सम्मिलित होना, हमारे सारे विटामिन मिनरल्स उसे अच्छे से अच्छा खाने के लिए देना। तो इस तरह का क्या है इस कंडीशन में जो स्त्री है उसे पोषाहार देना चाहिए। बात करें आघात या तनाव की, कि जो लेडी है जो कंसीव जिस लेडी ने कर रखा है, वो जो लेडी है उसे किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, आघाव ना हो, उसे किसी प्रकार की टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, डिप्रेशन ना हो, या फिर उसे कुछ इस तरह की रिलेटेड न्यूज़ है तो उन सब से दूर रखना चाहिए। देन इट्स कॉल्ड रिस्क फैक्टर। आगे बात करें प्रसव दौरान लंबे दर्द या पीड़ा होने के कारण। हम जब देखते हैं कि बच्चे की डिलीवरी होने वाली है तो जिस टाइम पे वो कंडीशन में जो लेडी होती है उसका जो दर्द है या उसको जो पीड़ा है वो कितने टाइम है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, तो देन वो इट्स नॉर्मल। अगर वो चीज़ हमारा लंबे समय तक चल रही है फिर बहुत कठिन पीड़ा है तो वो भी हमारा क्या हो सकता है, इट्स कॉजेज ऑफ रिस्क फैक्टर। इस तरह के मैंने कुछ आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिए हैं, बट ये भी बहुत चीज़ हो सकती है। हम थोड़ा सा वर्बली डिस्कस कर लेते हैं कि गर्भावस्था के दौरान माता संक्रमण के कारण शिशु में कम से कम 25 श्रवण हानि जैसे साइटोमेगालोसिस, CMU, संक्रमण जन्म के बाद चिटिलाए और सिर का आघात हो सकता है। कुछ बौद्धिक अक्षमताओं में भ्रूण अल्कोहल सिंड्रोम विकार होता है। आनुवांशिक गुणसूत्रीय स्थितियाँ कभी कभी उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण बच्चा क्या होता है, डाउन सिंड्रोम पैदा हो जाता है। अगर किसी को कुछ आनुवांशिक इस तरह की समस्या है कि उनके कोई पीढ़ी में किसी प्रकार की किसी दिव्यांगता शामिल है तो उस तरह के जो बच्चे पेरेंट्स होते हैं उन्हें क्या है बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम से जो बच्चे माता पिता ग्रसित होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनके आगे जनरेशन होती है उसमें भी क्या है उन बच्चों में भी ऑटिज़म होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ी हुई होती है। तो इस तरह के मैंने कुछ फैक्टर्स पढ़े, हमने कुछ सिम्टम्स पढ़े, हमने देखा अर्ली आइडेंटिटी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होता क्या है। तो देन आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।